हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि पाचन और पाचन की प्रक्रिया है। देखिए, इससे पूर्व की जो वीडियो थी उस वीडियो में आपने देखा था कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार थी और कैसे कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रही थी, काम कर रही थी। और उसके बाद आपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के विषय में पढ़ा था। डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स थी वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आपके डाइजेस्टिव जूसेस का फॉर्मेशन करती थी, यानी कि पाचक रसों का फॉर्मेशन करती थी। जो भी डाइजेस्टिव जूसेस का फॉर्मेशन करती थी वो जो फूड हम लोग लेते थे उस फूड में आके मिलती थी और फूड को डाइजेस्ट करती थी। इन चीजों का जिक्र आपने पहले की वीडियो में आपने देखा। आज के इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे पाचन और पाचन की प्रक्रियाएं। फिलहाल पाचन को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये टॉपिक जो है वो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आगे भी आपके फ्यूचर के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिलहाल हम लोग डाइजेशन को जानते हैं, यानी कि पाचन। डाइजेशन अर्थात पाचन क्या है? देखिए, जो भी फूड्स हम लोग लेते हैं उस फूड्स के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी कि पोषक तत्व पाए जाते हैं। ध्यान सुनिए सभी लोग कि जो भी फूड्स हम लोग लेते हैं उस फूड्स के अंदर कई तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जो भी ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उस फूड्स के अंदर वो कॉम्प्लेक्स और अनसॉल्युबल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि वो न्यूट्रिएंट जो फूड में पाए जा रहे हैं उनमें न्यूट्रिएंट जो हैं वो जटिल और अघुलनशील चीजों में पाए जा रहे हैं। ठीक है ना? यानी कि जो फूड हम लोग ग्रहण करते हैं उस फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फॉर्म में, यानी कि जटिल और अघुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। तो जो भी हम लोग फूड लेते हैं उस फूड में उपस्थित न्यूट्रिएंट्स को बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा, यानी कि जो पाचक एंजाइम हमारे हैं डाइजेस्टिव जूस में पाए जाते हैं, उन पाचक एंजाइमों द्वारा इस भोजन में, यानी कि इस फूड में जो उपस्थित जटिल और अघुलनशील तत्व हैं, यानी कि पदार्थ हैं, उन पदार्थों को सरल यानी कि सिंपल और घुलनशील यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में उसके कन्वर्ट करना, यानी कि उसको चेंज करना ही आपकी क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। समझ में आया सभी को? जो भी फूड हम लोग ग्रहण करते हैं उस फूड में जो उपस्थित जो भी आपके जटिल और अघुलनशील चीज है उसको डाइजेस्टिव जूसों द्वारा, डाइजेस्टिव जूस में उपस्थित जो एंजाइम्स होते हैं वो इसको सरल एवं घुलनशील अणुओं में बदलते हैं, जिससे कि हमारी सिस्टम इसको एब्जॉर्ब कर सकें और हमारे सेल्स तक इसको सप्लाई कर सकें बाय ब्लड सर्कुलेशन द्वारा। तो ये चीजें जो हैं वो आपके कहलाती हैं डाइजेशन। डाइजेशन की डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार आप लिखेंगे, ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन में उपस्थित जटिल एवं अघुलनशील तत्वों को, पदार्थों को डाइजेस्टिव एंजाइमों द्वारा सरल एवं घुलनशील अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है, यानी कि डाइजेशन कहलाता है। देखिए, डाइजेशन जो है वो आपके इन स्टेपों में कंप्लीट होती है, यानी कि डाइजेशन की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रक्रियाएं आपके लगभग 6 स्टेपों में कंप्लीट होती हैं। फिर हम 5 ही लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 6 स्टेप को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जिसमें हमने लिखा है इंजेक्शन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेक्शन ऑफ फूड, देखिए भोजन का अंतर्ग्रहण। पहली स्टेप डाइजेशन की जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी कि जो भी फूड्स है उस फूड को हम लोग अपने बकल कैविटी के अंदर डालते हैं, और जैसे ही बकल कैविटी के अंदर हम फूड को डालते हैं तुरंत ही हमारी जो माउथ कैविटी होती है, माउथ कैविटी की जा जो होती है वो मूव करने लगती है, यानी कि चलने लगती है। हमारी जो लोअर जा होती है वो लोअर जा चलायमान होती है, जबकि अपर जा जो होती है वो चलायमान नहीं होती है। इस लोअर जा के चलायमान होने की वजह से हमारी जो फूड्स माउथ कैविटी में आती हैं वो आपके धीरे धीरे कट के बारीक होकर पिसकर थोड़े थोड़े गोले के रूप में, यानी कि गुलिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये चीज आपकी क्या कहलाती है? इंजेक्शन कहलाती है, यानी कि भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी कि अंदर की ओर भोजन का ग्रहण, ये आपकी क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है, यानी कि अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है ना? यानी कि भोजन को माउथ कैविटी हम लोग डालते हैं, माउथ कैविटी में डालते हैं, तुरंत ही हमारे जो माउथ होते हैं, माउथ की जो जा होती है वो चलने लगती है। लोअर जा चलायमान होती है, अपर जा चलायमान नहीं होती है, जिसकी वजह से फूड जो है
वो आपके वहां पर दांतों के अंदर फूड का जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ा जाता है, फिर उसकी पिसाई की जाती है, फिर वो छोटे से पार्ट में आपके बदलते हैं, तो ये इंजेक्शन कहलाती है। और जो उसके बाद दूसरी स्टेप जो स्टार्ट होती है वो कंडक्शन ऑफ फूड, यानी कि फूड का संवहन, यानी कि जो फूड्स माउथ कैविटी में आती पिस जाती है, छोटे छोटे गोलिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तो फूड जो है वो आपके आगे फेरिंक्स से सरक जाती है, आपके आ जाती है किसमें, इसोफेगस में आ जाती है। तो ये जो है ये आपके ग्रासनली है, यानी कि इसोफेगस है, और इसमें आया हुआ आपके क्या है, ये फूड्स की गुलिकाएं हैं, यानी कि फूड के जो है छोटे छोटे टुकड़े। जब इसमें ये फूड आ जाता है तो जो फूड के आने की वजह से जो ग्रासनली की दीवार होती है, इस ग्रास नली की दीवार में एक गति स्टार्ट होती है जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट इसे कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, यानी कि क्रमानुकुंचक गति कहते हैं, यानी क्रम से जो हमारी इसोफेगस की जो ट्यूब होती है यानी कि नली होती है वो क्रम से क्या होती है, संकुचित होती है और फैलती है। देखिए जब फूड इसमें आता है तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन होता है। संकुचन होने की वजह से इस फूड पर थोड़ी बहुत दबाव पड़ती है, और दबाव की वजह से फूड जो है नीचे की ओर खिसक जाता है। ठीक है, नीचे की ओर इसलिए खिसक जाता है क्योंकि ये जो पूरी वाल होती है इसकी, यानी कि इसोफेगस, ये क्या है आपके इसोफेगस यानी कि ग्रास नली है। तो जो इसोफेगस है, इस इसोफेगस की आंतरिक दीवार जो होती है काफी लसलसी होती है, ये भी मैंने डिस्कस किया था। लसलसी होने की वजह से फूड जो है आसानी से इससे फिसलकर आगे की ओर बढ़कर स्टमक में पहुंच सकता है। लसलसी इसलिए क्योंकि इस पर म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स होती है। क्या होती है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स होती है, यानी कि म्यूकस की लेयर्स पाई जाती है, चिपचिपे पदार्थ की लेयर पाई जाती है। इसी की वजह से जब भी इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और फूड जो होती है आसानी से फिसलता हुआ नीचे की ओर बढ़ जाता है स्टमक में। तो देखिए इस तरह की मूवमेंट होती है ऐसे। तो इस तरह की मूवमेंट्स होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे फूड यहाँ था, यहाँ पर ये संकुचित हुआ तो ये फूड का वाला जो था यहाँ पर पहुंच गया, तो ऐसे ये धीरे धीरे आपके फूड जो है वो खिसकता हुआ आपके पहुंच जाता है किसमें, स्टमक में, यानी कि अमाशय में पहुंच जाता है। यही चीज कहलाती है क्या, कंडक्शन ऑफ फूड कहलाती है, यानी कि फूड का संवहन। तीसरी जो स्टेप है वो स्टार्ट होती है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन का पाचन। तो जो भोजन का पाचन है ना, यानी कि फूड का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। कहां से स्टार्ट हो जाता है, माउथ कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। तो जिसमें मैंने लिखा है कि डाइजेशन ऑफ फूड में कई स्टेप्स मैंने लिखा है। डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ कैविटी, अर्थात जो हमारी मुख गुहिका है उस मुख गुहिका के अंदर भोजन का पाचन होता है। दूसरी स्टेप मैंने लिखा है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक, यानी कि जो अमाशय हमारी है उस अमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है। तीसरी स्टेप मैंने लिखा है डाइजेशन ऑफ फूड इन डियोडिनम, यानी कि जो ग्रड़ी है उस ग्रड़ी में भोजन का पाचन। और चौथी जो मैंने लिखा है वो है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में भोजन का पाचन। और जो लास्ट मैंने लिखा है वो डाइजेशन ऑफ फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन। तो ये जो है इन सभी भागों में, यानी कि बकल कैविटी या फिर माउथ कैविटी, स्टमक, डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें बहुत कम डाइजेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। बाकी सब में जो है वो अधिकांश जो है वो डाइजेशन इन्हीं सब में होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं क्या, डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ कैविटी या फिर बकल कैविटी। देखिए जब भी फूड हमारे मुख में जाता है या फूड हमारे सामने आता है तो या फिर उसकी सुगंध हमारे नाक जो है उस नाक के द्वारा महसूस की जाती है, यानी कि जो सनिटेरियन मेम्ब्रेन होते हैं नाक के अंदर, वहाँ की सेल्स जो होती हैं इस गंध को प्राप्त करके मस्तिष्क तक भेज देती हैं, और मस्तिष्क ऐसे वो संदेश जो होते हैं वो आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, क्या होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, इन ग्लैंड्स तक जाती है और तुरंत ही सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती है वो क्या करती हैं, सलाइवा का फॉर्मेशन कर देती हैं। किसकी फॉर्मेशन कर देती हैं, सलाइवा का फॉर्मेशन कर देती हैं। और जो ये सलाइवा है तुरंत ही इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, और जैसे जैसे इसका सिक्रेशन बढ़ता है हमारी मुख जो होती है वो क्या होती है, आपके लार से गीली हो जाती है। समझ में आया सभी को।
कि फूड जैसे ही सामने आते हैं या फिर उसकी सुगंध जो है वो तुरंत ही महसूस होती है, तुरंत ही मस्तिष्क सूचनाएं कुछ आ जाती हैं। सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती है वो आपके सलाइवरी जूसेस जो होती हैं यानी कि लार जो रस होता है उसका निर्माण कर देती हैं और वो गीला हो जाता है। जो लार है उस लार में अधिकांश जो है वो पानी ही पाई जाती है, मोर देन 90%, 90% से अधिक क्या है उसमें पानी पाई जाती है। बाकी उसमें कुछ म्यूसिन होता है यानी कि म्यूकस होती है, चिपचिपे पदार्थ होते हैं, ठीक, कुछ इनऑर्गेनिक चीजें आकार में पदार्थ होती हैं, ठीक है ना। और आपके सलाइवरी एंजाइम्स भी होते हैं यानी कि आपके कह सकते हैं लार एंजाइम्स होते हैं। आपने पढ़ा था कि हमारे माउथ में कितनी तरह की लार ग्रंथियां होती हैं, 3 तरह की। कौन कौन से? एक थी आपकी पैरोटेड, दूसरी क्या थी आपके मैंडिबुलर, और तीसरी क्या थी सबलिंगुअल। ये 3 तरह की हमारी क्या है लार ग्रंथियां टेर में पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, इससे आपके सलाइवरी जूसेस का फॉर्मेशन होता है। देखिए जो सलाइवा है इस सलाइवा के अंदर एक आपकी विशेष तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग लाइसोजाइम कहते हैं। याद रखना आप लोग, लाइसोजाइम। जो भी जूस का फॉर्मेशन होता है उसमें विशेष प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिससे लाइसोजाइम। जब भी फूड्स हम लोग लेते हैं तो ये लाइसोजाइम जो होता है ये फूड्स के साथ आए हुए जो माइक्रोब्स होते हैं यानी कि जो हानिकारक माइक्रोब्स होते हैं यानी कि ये कह सकते हैं कि हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उस सूक्ष्म जीव को ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो गला देता है, नष्ट कर देता है, पूरी तरह घोल देता है। इसलिए फूड के साथ आए हुए जो बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं उनका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कह सकते हैं। तो ये लाइसोजाइम का काम होता है। देखिए जो आपकी ये आपके ग्लैंड्स हैं इनके द्वारा स्रावित जो लार है उस लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग टाइलिन क्या कहते हैं, टाइलिन। और इसे हम लोग कहते हैं या फिर इसे हम लोग कहते हैं सैलाइवरी एमाइलेज, ध्यान में रखना। या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं सैलाइवरी एमाइलेज, ठीक है ना। टाइलिन या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं सैलाइवरी एमाइलेज। देखिए जो आपके टाइलिन्स हैं या फिर सैलाइवरी एमाइलेज हैं ये पदार्थ पर काम करते हैं जिसे हम लोग स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स आपके फोटोसिंथेसिस क्रिया के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, मंड बनाते हैं। उसी मंड को क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। जो स्टार्च है इस स्टार्च को ये क्या करते हैं, एंजाइम्स ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। किसमें? सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में। तो किसमें चेंज करेंगे इसको? माल्टोज में। किसमें? माल्टोज। माल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स अर्थात जिसमें 2 शुगर के अणु उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड्स। जैसे ग्लूकोज का 1 अणु और 1 अणु बराबर 2 अणु, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो उसे हम लोग कह सकते हैं माल्टोज। और स्टार्च क्या है? जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के अणु हों उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया सभी को? तो क्या करता है टाइलिन या फिर सैलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, आपके इसको ब्रेक करता है। किसमें? सिंपल अणु में। सिंपल अणु में किसमें चेंज किया? माल्टोज। और किसमें? डाइसैकेराइड्स। ये काम करते हैं। इसके अलावा जो आपके लार है यानी कि सलाइवा है, उस सलाइवा में भी थोड़े बहुत लाइपेज एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम? लाइपेज एंजाइम्स होते हैं। लिंगुअल लाइपेज जो क्या करते हैं, फैट को डाइजेस्ट करते हैं। किसमें? फैटी एसिड प्लस मोनोग्लिसराइड्स में। इसमें लाइपेज सलाइवरी एमाइलेज भी थोड़े बहुत होते हैं जो फैट्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं, फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में। तो ये डाइजेशन की पहली स्टेप जो है वो स्टार्ट होती है आपके कहां से? माउथ कैविटी से। उसके बाद माउथ कैविटी से ये डाइजेशन वाला जो फूड होता है थोड़ी बहुत डाइजेस्ट होती है, वो आपके इसका कंडक्शन हो जाता है और कंडक्शन होकर कहां पहुंच जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, आपके किस पे पहुंचती है? स्टमक में। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। तो अभी तक आपने देखा था कि डाइजेशन माउथ कैविटी में किस प्रकार के डाइजेशन हो रहे थे। दूसरे स्टेप में हम लोग पहुंचते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। यानी कि जो आपकी आमाशय है उस आमाशय में किस तरह भोजन का डाइजेशन होता है। देखिए इसमें आप देखिए क्या कि जब भी फूड्स
आपके इसोफेगस से स्टमक के अंदर पहुंचता है, तो स्टमक के अंदर पहुंचने के फलस्वरूप फूड्स को पहले उसको पूरी तरह उसका मंथन होता है, यानी कि फूड्स को ले जैसा बनाया जाता है। जब भी फूड आपके स्टमक यानी कि अमाशय के अंदर पहुंचता है, तो स्टमक की जो वाल्स होती हैं, खासकर जो फंडिक पार्ट होती है, उस फंडिक पार्ट में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। चीफ सेल्स होती है, कौन सेल्स? चीफ सेल्स होती है, चीफ सेल्स, और ये पेप्सिन एंड रेनिन बनाती है। क्या बनाती है? पेप्सिन एंड रेनिन बनाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होती है? पैराइटल सेल। पैराइटल सेल ये क्या करती है? एचसीएल का स्राव करती है, ठीक है ना। इसके अलावा एंडोक्राइन सेल्स भी होती है, जो आपके गैस्ट्रिक एंजाइम्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना। इसके अलावा एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो गैस्ट्रिक एंजाइम का गैस्ट्रिक हार्मोन्स का खा सकते हैं, गैस्ट्रिक हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती हैं। देखिए चीफ सेल, पेप्सिन, रेनिन, पैराइटल सेल्स, एचसीएल। जब भी फूड्स आता है तो जो यहाँ की जो गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं वो आपके गैस्ट्रिक जूस यानी कि अमाशयिक रस, अमाशय के अंदर से एक रस निकलता है जिसे हम लोग अमाशयिक रस या फिर गैस्ट्रिक जूस खाते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस को फॉर्मेशन करती हैं और वो अमाशय के अंदर आता रहता है, अब भोजन के साथ मिलता रहता है। देखिए जब भी फूड्स आता है, आपने देखा था कि एक सिकल सेल आपकी संरचना थी, यानी कि हंसिया के आकार की, दो वाल्व लगे थे, यहाँ पर एक आपके कार्डियक वाल्व लगे थे और यहाँ आपके पाइलोरी। जब भी फूड आती है तो वाल्व पूरी तरह क्लोज हो जाता है, इसमें मंथन होता है, इस तरह की एक गति होती है जिसे हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं या अमाशयिक गतियां कहते हैं। उस अमाशयिक गतियों की वजह से जैसे जैसे गैस्ट्रिक जूस निकलता रहता है उसमें अमाशय के अंदर आता है, उसकी वजह से फूड जो है, फूड के अंदर ये गैस्ट्रिक जूस मिलता है, यानी कि इस फूड को गैस्ट्रिक जूस पूरी तरह इस गैस्ट्रिक फूड को स्रावोर कर देता है, यानी कि उसमें भिगो देता है और फूड आपकी पिस कर लेई जैसा तैयार हो जाता है। और लेई जैसा जो फूड तैयार होता है उसे हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग काइम कहते हैं। तो फूड जब इसमें आता है तो क्या है कि आपकी एचसीएल स्रावित होता है। एचसीएल क्या काम करता है कि एचसीएल पहला काम कि जो फूड से आपके हानिकारक कीटाणु हैं उसको मारने का काम करेगा, भोजन को साफ करेगा। दूसरी जो है आपकी जो माउथ कैविटी था, उस माउथ कैविटी के अंदर जो फूड था वो आपकी क्षारीय फॉर्म यानी कि आपके जो सलाइवा थे वो जब आपके यहाँ आते हैं तो इस एचसीएल की वजह से अम्लीय हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ ये अम्लीय लेवल पर आते हैं, यानी कि एसिडिक फॉर्म में आ जाते हैं फूड स्टमक के अंदर, तो गैस्ट्रिक एंजाइम की रिएक्टिविटी आपकी उस पर प्रतिक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो पेप्सिन, रेनिन एंजाइम स्रावित होते हैं क्या क्या काम करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि देखिए आपके जो ये पेप्सिन एंजाइम है ये आपके जो भी गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है उसमें आपके इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। ध्यान में रखना आपको कि जो पेप्सिन स्रावित होता है चीफ सेल्स द्वारा वो इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, ये फूड पर नहीं काम कर पाएगा और उसको सिंपल अणुओं में नहीं बदल पाएगा। इसलिए एचसीएल जब निकलता है तो एचसीएल इस पेप्सिनोजन को यानी कि पेप्सिन का जो निष्क्रिय रूप होता है उस पेप्सिनोजन को ये क्या करता है, सक्रिय फॉर्म में यानी कि पेप्सिन में बदल देता है। ध्यान में रखना कि पेप्सिन जो है वो आपके पेप्सिनोजन फॉर्म में इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय अवस्था में रहता है, लेकिन एचसीएल की वजह से ये क्या करता है, एक्टिव फॉर्म यानी कि पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब पेप्सिन जो होता है ये पेप्सिन किस पर काम करता है, प्रोटीन पर, यानी कि जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं उन प्रोटीन के फूड पर काम करता है और इस प्रोटीन को सरल अणु, कौन से सरल अणु में ये पेप्सिन तोड़ रहा है, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेज। किसमें तोड़ रहा है पेप्सिन, किसको, प्रोटीन को, किसमें, कौन से सरल अणुओं में, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेज में तोड़ रहा है। तो ये काम करता है आपके पेप्सिन। दूसरी जो रेनिन है ये रेनिन आपकी क्या काम करती है, मिल्क प्रोटीन पर, किस पर, मिल्क प्रोटीन, यानी कि जो दूध हम लोग पीते हैं उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम लोग केसीन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, केसीन प्रोटीन कहते हैं। जो केसीन प्रोटीन होती है वो दूध में आपके सॉल्युबल फॉर्म में यानी कि घुलनशील अवस्था में होंगी, तब तक एंजाइम उस पर काम नहीं कर सकती है जब तक कि वो घुलनशील में नहीं बदलेगा। इसीलिए रेनिन जो है, रेनिन क्या काम करती है, दूध में आपके जो घुलनशील प्रोटीन है
उस घुलनशील प्रोटीन को आपके कैसीन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में बदल देती है, जो आगे चल के कैल्शियम कैसिनेट बनाती है। क्या बनाती है? कैल्शियम कैसिनेट बनाती है। जब ये प्रोटीन आपके थक्के के रूप में परिवर्तित हो जाती है, तब प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है पेप्सिन जो है वो पेप्सिन उस पर वर्क करके पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेज में ब्रेक कर सकती है। तो ये काम करती है आपकी रेनिन। एक बात ना समझिए, रेनिन जो होती है, जो मिल्क प्रोटीन होती है, मिल्क प्रोटीन में घुलनशील अवस्था में क्या पाया जाता है? केसिन प्रोटीन पाया जाती है। केसिन प्रोटीन को रेनिन एंजाइम क्या करती है? कैल्शियम आयन की उपस्थिति में कैसिजन को किस में बदलती है? बात ना समझिए कि रेनिन जो है, रेनिन दूध में पाए जाने वाले घुलनशील जो प्रोटीन है यानी कि कैसीन जो है वो कैसिनोजन फॉर्म में होती है। फिर इसको ये रेनिन एंजाइम कैल्शियम आयन की उपस्थिति में इसे कैसीन नामक इनसॉल्युबल प्रोटीन्स यानी कि अघुलनशील प्रोटीन में बदल देती है, जो कैल्शियम कैसिनेट नामक थक्के जैसे पदार्थ बना लेती है। अब उसमें प्रोटीन पाचक एंजाइम काम करती है। तीसरी जो एंजाइम है वो है आपकी गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज मतलब लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स पर काम करने वाली जो एंजाइम होंगी उससे हम लोग गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो फैट पर वर्क करता है और फैट को ब्रेक करता है किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल किसमें चेंज करता है? ग्लिसरॉल में चेंज करता है। यहां पर मिस्टेक हो गया था। गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम फैट को किसमें ब्रेक करता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, यानी कि ये छोटे अणु हैं। इन छोटे अणुओं से मिलकर ही जो वसा होता है, यानी कि जो तेल में पाया जाता है, आपके जो मीट में पाया जाता है, जो आपके घी में पाया जाता है, इस घी में जो पाए जाने वाले जो फैट्स हैं यानी कि जो चर्बी है, इस चर्बी को ये क्या करता है? एंजाइम गलाता है। किसमें? सरल अणु में। कौन से सरल अणु? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। इन दोनों में ये क्या करता है? इसको यानी कि इस फैट को ब्रेक करता है, गलाता है। तो ये थी आपके डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक।